गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? लास्ट टर्म पे हमने नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था और उनके रिजल्टेंट्स फाइंड आउट करने की कोशिश की थी और उससे रिलेटेड हमने 2-4 न्यूमेरिकल्स भी लगाए थे। और साथ साथ मैंने लास्ट टर्म पे फ्री बॉडी डायग्राम को भी डिस्कस कर लिया था कि क्या होते हैं फ्री बॉडी डायग्राम और किसी पर्टिकुलर बॉडी पे कितने टाइप के फोर्स और किस किस तरह के फोर्स लग रहे हैं, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर रखा था। ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज लामीज थ्योरी। तो आई थिंक आई हैव एनी आइडिया व्हाट इज लामीज थ्योरम, बताएं। अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, इफ the body is in equilibrium under the action of three forces. If the body is in equilibrium under the action of three forces, then each force is directly proportional to the sine of angle between two other forces. ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ? If a body is in equilibrium under the action of three forces, if the body is in equilibrium under the action of three forces, under the action of three forces, each force is proportional to the sine of angle between two other forces. ठीक है, that is all लामी थ्योरम। ठीक है, देखिए डायग्रामिकली माध्यम से कैसे समझते हैं इसको। डायग्राम के माध्यम से किसी पॉइंट है दैट इज कंक्रीट पॉइंट, यहां से एक फोर्स लग रहा है दैट इज P1, एक फोर्स इसी पॉइंट से लग रहा है दैट इज योर P2, एक फोर्स और लग रहा है दैट इज योर P3। मैंने क्या बोला कि अब ये तीनों फोर्स का जो सिस्टम लगा है किसी बॉडी पे, ये पूरी तरह से इक्विलिब्रियम में है। कैसे इक्विलिब्रियम में कि जो P1 फोर्स है वो दो अदर फोर्स के द्वारा बनाए गए एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली P2 बीटा एंड P3 गामा। तो जो लामी इक्वेशन बनती है दैट इज P1 अपॉन साइन ऑफ अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं इसको k के बराबर कर देता हूं तो P इक्वल्स टू k साइन अल्फा या P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, मैंने क्या बोला था, देखिए ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू अदर फोर्स। इस फोर्स, ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अल्फा, और ये अल्फा जो है इन दोनों फोर्स के बीच का है। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं तो डायरेक्ट जो लामी इक्वेशन आपकी बनती है दैट इज P1 अपॉन साइन अल्फा, P2 अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू P3 अपॉन साइन गामा। तो ये इक्वेशन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे कई सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन टर्मो मैकेनिक्स। अगर मैं ग्राफ की बात करता हूँ, डायग्राम की बात करता हूँ, इसी डायग्राम को मैं दूसरे फॉर्म में भी, ट्रायंगुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इस डायग्राम को लेता हूँ, सॉरी इस फोर्स को लेता हूँ दैट इज P3, या पहले मैं P1 को ले लेता हूँ, P1 फोर्स को लेता हूँ, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा दैट इज P1। अब P1 के हेड से हम P2 को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, लेकिन डायरेक्शन आप नहीं बदलेंगे और मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलेंगे, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलेंगे। मैंने P1 बना दिया और P2 बना दिया। अब बचा तुम्हारा क्या, P3। तो P3 आपको दिख रहा होगा दैट इज P3।
P3, दिस वन इज P2। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि आपको इस तरह से भी आपको सॉल्व आउट करना होगा। ठीक, अब मैं एंगल्स की बात करता हूँ। मैं एंगल की अगर बात करता हूँ तो P1 के जो बैक साइड एंगल बन रहा है, तो P1 ये है, इसके अपोजिट एंगल दैट इज अल्फा। अगर मैं P2 की बात करता हूँ, P2 की, तो P2 के अपोजिट यहाँ ये है, इधर होना ये है, तो दैट इज बीटा। P3 की बात करूँगा दैट इज गामा। तो इसी डायग्राम को कुछ आप इस माध्यम से भी बना सकते हैं। और कई कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको ऐसे नहीं तो इस तरह के डायग्राम को बना के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोनों से जो लामी की जो इक्वेशन निकल के आएगी, दोनों के केस में सेम ही निकल के आएगी। ठीक है, तो दैट इज योर लामी इक्वेशन। और लामी इक्वेशन हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही लगेगा, मीन्स सिस्टम बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, फिर मैं इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन लगवाता हूँ, नोट कर लीजिए। आई होप नोट कर लिया होगा। तो मैं क्या लगाते हैं सीधे अब। क्वेश्चन है, a sphere of weight 100 Newton is tied to a smooth wall. A sphere of weight 100 Newton. क्वेश्चन है, a sphere of weight 100 Newton is tied to a smooth wall. Is tied to a smooth wall by a string as shown in figure. मीन्स फिगर दिया हुआ है, तो कह रहा है कि फाइंड द टेंशन T इन द स्प्रिंग एंड रिएक्शन R ऑफ द वॉल। फाइंड द टेंशन T in the string and reaction R at the wall। ये आपका क्वेश्चन है, साथ साथ इसका डायग्राम भी आपको गिवन है। डायग्राम क्या है, इनके बीच का जो एंगल दिया हुआ है दैट इज 15 डिग्री, 15 डिग्री का एंगल दिया है। विजिबिलिटी है इसकी, ठीक है, दिख रहा है। 15 डिग्री का एंगल भी दिया हुआ है और ये आपका डायग्राम है। क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे इस स्ट्रिंग पे लगने वाला टी निकाल के दे दो, टेंशन, और वॉल पे लगने वाला जो भी रिएक्शन है वो निकाल के दे दो। बस दो चीजें निकालने के लिए आपकी कही गई हैं। ठीक है, तो कंडीशन हमारी बॉल की दी हुई है, ठीक है, और स्ट्रिंग पे आपसे पूछा गया है टेंशन और साथ साथ पूछा गया है रिएक्शन एट वॉल। तो क्यों ना हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं बॉल का। सो सॉल्यूशन लेते हैं पहले सीधे, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉल, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉल। देखिए, दिस इज योर बॉल। अब आपको पता है बॉल का अपना कुछ वेट है जो कि गिवन है, विच इज 100 न्यूटन। ये बॉल का वेट अपना दिया हुआ है। साथ साथ ये बॉल जो है, ये बॉल इस वॉल के ऊपर फोर्स दे रहा है, तो ये वॉल इस बॉल के ऊपर एक रिएक्शन जनरेट करेगा, रिएक्शन देगा, और रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, राइटवर्ड साइड, दैट इज आर। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं इस बॉक्स के ऊपर इधर से फोर्स दे रहा हूँ
तो ये बॉक्स भी मुझे इधर से फोर्स देगा। जाहिर सी बात, अगर मैं इस मार्कर से, ब्लैक मार्कर से ब्लू मार्कर पे अगर फोर्स डाल रहा हूँ, इस वाले से इधर फोर्स डाल रहा हूँ, तो उतने ही अमाउंट का, अगर ये मूव नहीं करता तो उतने ही अमाउंट का ब्लू मार्कर ब्लैक पे भी तो फोर्स डालना होगा। तो मुझे यहाँ पर कंसीडर किसको करना है? सिर्फ बॉल को। अब यही बॉल इस स्ट्रिंग के माध्यम से रुकी हुई है, तो ये बॉल इस स्ट्रिंग के ऊपर एक टेंशन जनरेट कर रहा होगा, दैट इज टी। दैट इज टी। टी टेंशन क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है। इतना क्लियर है आपका? ठीक है। और ये जो टी है, ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है? 15, आई थिंक 15 बना रही है। ठीक है, दैट इज 15 डिग्री। देखिए, इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो इसको कंपोनेंट में डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिए, या फिर इसमें लामी इक्वेशन लगा दीजिए। तो मैं इस क्वेश्चन को, इस डायग्राम को दोनों माध्यम से सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, विद द हेल्प ऑफ लामी थ्योरम। ये तो आपको पता है, वेट नीचे लग रहा है, तो दिस इज योर 90 डिग्री, दिस इज ऑलवेज 90 डिग्री, दिस इज 180 माइनस 15। ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 15, दैट इज 165 डिग्री। क्लियर? सो अगर मैं इसका लामी थ्योरम सॉल्व करूँ, T1 अपॉन, T1 के अपोजिट दो फोर्स हैं, R और 100, इसके बीच का एंगल कितना है? साइन 90 डिग्री। अगेन मैं अगर R की बात करता हूँ, दैट इज साइन, R मैंने लिया तो इसके बैक साइड में दो फोर्स है, T और 100 न्यूटन, उनके बीच का एंगल विच इज 165 डिग्री। और मैं अगर 100 न्यूटन की बात कर रहा हूँ, तो 100 के बैक साइड में 90 और R है, इनके बीच का एंगल 90 प्लस 100 विच इज साइन 105 डिग्री। अब एक बार इसको इसके साथ बराबर कर दो, एक बार इसको इसके साथ बराबर कर दो। ठीक है, तो देखिए T अपॉन साइन 90 बराबर 100 अपॉन साइन 105। तो T की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे आप लोग, 100 अपॉन साइन 105 डिग्री इंटू साइन 90। यहाँ से आप T निकालेंगे जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। दूसरा R अपॉन साइन 165 डिग्री बराबर 100 अपॉन साइन 105। सिंपल सा, R की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी? 100 अपॉन साइन 105 इंटू साइन 165 डिग्री। यहाँ से आप R की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्चुअल में क्वेश्चन में आपसे दो ही चीज़ पूछी गई थी, एक आपसे पूछा गया था T, एक आपसे पूछा गया था R। ठीक है, तो यही आपका सलूशन हो गया, लामी थ्योरम का यूटिलाइजेशन भी हो गया। ठीक है, नोट करिए। कंपोनेंट से और भी क्वेश्चन अगर जहाँ काफ़ी टफ होगा, जहाँ पर लामी थ्योरम का यूज़ नहीं हो पाएगा, वहाँ मैं करा दूंगा। सिंपल से करना क्या है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को इक्वेट कर देना है बस। इक्विलिब्रियम है तो जितने हॉरिजॉन्टल एक साइड लेके 0 के बराबर कर देना होता है। आगे बताएंगे, अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें लामी थ्योरम का यूटिलाइजेशन करना काफ़ी टफ हो रहा है, वहाँ पर मैं कंपोनेंट मेथड का यूटिलाइजेशन करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन किया जाए, इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल फोर्स P to be applied to the block. Determine the horizontal force P
applied to the block of weight 1500 Newton to hold it. 1500 Newton to hold it in position on a smooth inclined plane. In position on a smooth inclined plane AB, which makes an angle 30. Plane AB, which makes an angle 30 degree with the horizontal as shown in फिगर, इसमें भी आपको दिया हुआ है as shown in figure. ठीक है, पी की वैल्यू निकालें, मैं फिगर बना दे रहा हूँ. दिस इज द ब्लॉक. और कलर कर देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में. दिस इज द ब्लॉक. इस ब्लॉक के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या लग रहा है? P. एक हॉरिजॉन्टल फोर्स P लग रहा है टू होल्ड इट ऑन अ स्मूथ सरफेस. ये जो सरफेस है दैट इज A एंड B. ये आपको क्या है? स्मूथ सरफेस है. और ये जो स्मूथ सरफेस है इस हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रही है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. चलिए करिए भाई. ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था लामी थ्योरम हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही एक्ट करती है. तो इस केस में जब हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जा रहा है और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स इस ब्लॉक को रोक लेगी, मीन्स इक्विलिब्रियम पोजीशन में ले आएगी, स्टेबल पोजीशन में ले आएगी, तभी वो कंडीशन क्या होगी? आपकी सेटिस्फाइड होगी लामी की. और लामी इक्वेशन लगाने के लिए और इस बॉडी को इक्विलिब्रियम बनाने के लिए इसके ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं कंकरेंट होने चाहिए. ठीक है, तो मैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ इसका, ब्लॉक का, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक. ठीक है, तो देखिए दिस इज द ब्लॉक. इस ब्लॉक के ऊपर आप देख रहे होंगे कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स P लग रहा था. ये हॉरिजॉन्टल फोर्स P लग रहा था. एक्चुअली यहाँ पर इधर लगा है, थोड़ा मैं आगे बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं. आपको पता है इस हॉरिजॉन्टल फोर्स ब्लॉक का अपना एक वेट था जो कि कितना था? 1500 न्यूटन क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो इस 1500 न्यूटन को मैंने क्या किया? यहाँ पर लगा लिया 1500 न्यूटन. ठीक है, मैंने फोर्स लगा लिया, न्यूटन लगा दिया. अब ये जो ब्लॉक इसके ऊपर पड़ा हुआ है उसके इधर से फोर्स लग रहा है और साथ ही साथ इसका कुछ अपना वेट है. तो ये ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा. ठीक है, और ये फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसकी वजह से ये सरफेस भी इस ब्लॉक के ऊपर एक रिएक्शन जनरेट करेगा. तो रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? कुछ परपेंडिकुलर टू द ब्लॉक टू द सरफेस, दैट इज द रिएक्शन. ये कैसे बनाऊंगा यहाँ पर? दैट इज रिएक्शन. क्लियर? ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम. अब मैं बताता हूँ इसका एंगल कैसे बनेगा. जैसे ये तुम्हारा 30, ये 30, तो ये 90, दैट इज 60, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 30. मीन्स अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो रिएक्शन फोर्स गया है, इस रिएक्शन फोर्स से ब्लॉक का वेट 30 डिग्री का ही तो बना रहा है वहाँ के अकॉर्डिंग. ठीक है, आप देखिए
तीन फोर्स हैं, एक पॉइंट से जा रहे हैं, एंगल भी दिया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि अब इसको आप सॉल्व ना कर पाए। अगर ये 30 है तो अल्टीमेटली दिस वन इज 60, ठीक है। अगर ये 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज 150, क्लियर। ये 60 है तो दिस इज 120। सारे एंगल्स मैंने निकाल दिए। अब आपको करना क्या है, सिर्फ इसके ऊपर आपको लामी लगानी है, विच इज P अपॉन फोर्स अपॉन इसके पीछे जितने फोर्स है R और 1500 न्यूटन, इसके द्वारा बनाया गया एंगल विच इज साइन 150 डिग्री, दैट इज R इक्वल्स टू R अपॉन R के अपोजिट अदर फोर्सेस P और 1500 न्यूटन, इनके द्वारा बनाया गया एंगल दैट इज 90 डिग्री। आगे मैं बात करता हूँ 1500 न्यूटन की, तो 1500 न्यूटन और इनके द्वारा अपोजिट में डायरेक्शन बनाया गया है, एंगल बनाया गया विच इज 120 डिग्री। अब सिंपल सा P को एक बार बराबर कर दीजिए विच इज 1500 अपॉन साइन 120 इंटू साइन 150। यहाँ से आपकी P की वैल्यू आ जाएगी और एग्जाम में या क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन हैं जो आप लोग देखिएगा, और भी क्वेश्चन मैं अभी करवा रहा हूँ, इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाला। ये आप देखिए, तो मैं दूसरा क्वेश्चन ढूंढता हूँ तो बढ़िया सा जो करने पे आपको मज़ा आ जाए। हाँ, ये क्वेश्चन है दमदार। हो गया, चलिए। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या कहता है कि अ सिस्टम ऑफ कनेक्टेड फ्लेक्सिबल केबल, a system of connected flexible cable, a system of connected flexible cable as shown in figure is supporting two vertical forces, is supporting two vertical forces of 200 Newton and 250 Newton, 200 Newton and 250 Newton at points B and D, at points B and D. So determine the force in various segment of the cable. कह रहा है कि determine the force at various segment of the cable। ये आपका क्वेश्चन है, डायग्राम दिया हुआ है, मैं डायग्राम इसका बना दे रहा हूँ।
60, 30. This is point A, this point is B, and this point is D, and this point is C, and this is your E point. ठीक है, this point is D, B. कह रहा है ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि भैया ये जो केबल के सेगमेंट दिए हैं सबके ऊपर जो वेरियस सेगमेंट पे जो केबल पे जो भी फोर्स लग रहा है सब निकाल के बताओ मुझे A to Z, ठीक है। चलिए बिना देर किए हुए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग के पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस और भी होंगे, बुक को एक परचेज कर लीजिए, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। मेथड ये अडॉप्ट करना है, वेरिएशन ऑफ द क्वेश्चंस आपको ढूंढने हैं, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर डिले किए बिना मैं सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है, जो आप लोग देखेंगे, ठीक। देखिए अगर मैं FBD बनाऊँ, FBD ऑफ पॉइंट A, सॉरी A नहीं B, मैं B पॉइंट की FBD बनाता हूँ तो यहाँ पर पॉइंट क्या लेते हैं B, जिसके ऊपर एक कितना फोर्स लग रहा है, दिस इज 200 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है। B पॉइंट का मैं FBD बना रहा हूँ। इधर एक ज्वाइंट है, उस ज्वाइंट से एक टेंशन निकल रही है। ये देखिए एक तार इसके साथ जुड़ा हुआ है, स्ट्रिंग जुड़ा हुआ है या बार कुछ भी कैसे, जिसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 200 न्यूटन फोर्स है तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ तनाव आएगा जरूर, ठीक है। पहले मैं ये काफी अरेंजमेंट फोर्सेस, पहले मैं D का FBD बना देता हूँ। FBD ऑफ पॉइंट D, तो पॉइंट D वहाँ उठाते हैं, पॉइंट D पर देखिए आपको क्या लग रहा है, दिस इज 250 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। एक स्ट्रिंग देखिए यहाँ पर जुड़ी हुई है, एक इधर से जुड़ी हुई है, दिख रहा है। दैट इज, मैं इसको मान लेता हूँ, अगर यहाँ पर जो स्ट्रिंग लगी हुई है इसके ऊपर टेंशन T1 आ रहा है और इसके ऊपर जो टेंशन आ रहा है दैट इज T2। ये 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल ये भी आपका क्या होगा 45। यहाँ मैं बना देता हूँ, ये एंगल आपका कितना होगा, दैट इज 45। क्लियर। अगर ये एंगल 60 है तो यहाँ पर से मैं इस पर लाइन खींच दूँ तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 ही होगा। मीन्स मैं कहना चाह रहा हूँ ये एंगल जो होगा आपका, दिस एंगल, दिस इज ऑल्सो 60 एंड T1 एंड T2। ये हो गया पॉइंट D का फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब इसी तरह मैं बना लेता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ B का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ और वो मैं ब्लू पेन से बना रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर एक पॉइंट मैंने B कंसिडर कर लिया और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, दैट इज 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब ये 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये 200 का न्यूटन फोर्स ये इस स्ट्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से T अगर इधर लग रहा है तो इसको बैलेंस करें, T2 इधर लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ T लग रहा है, ये वो पॉइंट B इस स्ट्रिंग के BC स्ट्रिंग के साथ जुड़ा है तो यहाँ पर भी टेंशन क्या लगेगा, T3। इसके साथ जुड़ा है दैट इज T4। सारे स्ट्रिंग लगा दिए, दैट इज योर T3। यहाँ पर लगा है दैट इज योर T2 और इधर एक लगा हुआ है, ये आपको क्या होगा, T4। ये एंगल कितना होगा, दैट इज योर 30। ये आपको पता है दैट इज योर 60। तो ये 30, ये 60, तो दिस इज योर 90, दिस इज 90। क्लियर। चलिए फिर सॉल्व करा जाए। देखिए यहाँ पर 4 फोर्सेस है, पॉइंट B पर 4 फोर्सेस है, तो इसको हम लामी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 ही है तो इसको हम लामी से सॉल्व करके T1 एंड T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम पॉइंट D को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब मुझे इस डायग्राम की ज़रूरत
नहीं है, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। तो अगर मैं पॉइंट डी की बात करता हूँ तो पॉइंट डी पर देखिए, ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज 120, ये 45 है एंड दिस इज 90, 45, दिस इज 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। तो मैं अगर निकालना चाहूँ T1, तो T1 आपका कितना निकलेगा, दिस इज साइन 120 डिग्री। अगर मैं यहीं पर T2 निकालना चाहूँ तो T2 अपॉन साइन 135 डिग्री। साथ साथ अगर 250 को देखें, 250 अपॉन साइन 105 डिग्री, तो यहाँ से T1 की वैल्यू आ जाएगी 250 अपॉन साइन 105 डिग्री इंटू साइन 120 डिग्री। सो T1 की वैल्यू क्या आ गई, जरा इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करिए। तो T1 की वैल्यू जो आएगी विच इज 224.14, कितना आएगा, 224.14 न्यूटन। ठीक है, यहाँ तक हुआ। इसी तरह मैं T2 की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो T2 क्या आ जाएगा, 250 अपॉन साइन 105 डिग्री इंटू साइन 135। सो T2 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, इसको भी सॉल्व करिए। तो T2 की वैल्यू सॉल्व होकर आएगी, दैट इज 183.01 न्यूटन। ये आपके आ गए T1 एंड T2। इस डायग्राम का काम खत्म, इस डायग्राम का काम खत्म। इसको मैं रख कर दे रहा हूँ क्योंकि इसमें अननोन से 2 ही थे, 2 मैंने निकाल लिए। अब बचा मेरा ये वाला, इसको हम लामी थ्योरम से तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसको लिए मुझे क्या करना होगा, कंपोनेंट्स को डिवाइड करना होगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ समीशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। और समीशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट फॉर इक्विलिब्रियम मस्ट बी 0। ठीक है, तो देखिएगा मैं ऊपर वाले को पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो T3 cos 30, ये देखिए तो T3 ऊपर जाएगा तो क्या मान देगा, T3 cos 30, और इधर आएगा तो क्या बनेगा, T3 sin 30। तो अभी मैं वर्टिकल ले जा रहा हूँ, तो T3 cos 30 माइनस ये अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे 200 क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव, और कुछ माइनस T2 cos 60। यहाँ पर देखिए ये T2 दिया है, इस T2 को मैं डाउनवर्ड लूँगा तो T2 cos 60, और इधर जाएगा तो क्या, T2 sin 60। T2 की आपकी वैल्यू आपने निकाल रखी है, यहाँ से रखिए यहाँ पर T2 की वैल्यू, दैट इज T3 इक्वल्स टू 0 0 करिए क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट सारे 0 है। तो T3 cos 30 इक्वल्स टू 200 प्लस T2 कितना है, 183.01 cos 60। तो पूरे इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा सिर्फ T3 अननोन है, तो यहाँ से T3 की वैल्यू आप लोग बताइए। तो T3 की वैल्यू पूरे सॉल्व करके क्या लेंगे, 336.01 न्यूटन। एक बार आप लोग सॉल्व करिएगा, क्या यही आ रही है। तो दिस इज T1 एक सोल्यूशन हो गया, एक T2 सोल्यूशन हो गया, एक T3 सोल्यूशन हो गया। लास्ट बचा आपका एक और बचा है, दैट इज T4। मैं इसके लिए क्या करूंगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बैलेंस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम में, तो 0 हो जाएगा। तो T4 माइनस, अगर मैं इस साइड को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो उस साइड के सारे हम क्या लेंगे, नेगेटिव, माइनस T3 sin 30 माइनस T2 sin 60 इक्वल्स टू 0। सो T4 इक्वल्स टू T3 की वैल्यू मैंने निकाल रखी है 336.01 sin 30 प्लस T2 की वैल्यू भी मैंने निकाल रखी है, दैट इज 183.01 इंटू साइन 60।
पूरी इक्वेशन में T4 ही अननोन है, तो मुझे लगता नहीं ये निकाल नहीं पाएंगे। कैल्शियम रखिए, आंसर आ जाएगा जो कि होगा 326.27 न्यूटन। ये आपका होगा सॉल्यूशन। तो पूरे डायग्राम में बोला गया था कि जितने भी केबल में सेगमेंट दिए उन सबका फोर्सेस निकालो या सबकी टेंशन निकालो। तो मैंने एक एक करके निकाल ली, और इस क्वेश्चन में आपको मैंने लामी इक्वेशन कैसे यूज होगा वो भी बता दिया, और कंपोनेंट का डिवीजन कैसे होगा वो भी बता दिया। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूँ। जल्दी देखिए भाई। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। अब इसको करने के बाद आपका फोर्स वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका स्टार्ट होगा, दैट इज योर क्या था, फ्रिक्शन। ठीक है, जल्दी से करिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, फिर रफ करते हैं इसको, आप देख लीजिएगा। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीधा। क्वेश्चन दिया है, अ 600 न्यूटन सिलेंडर इज सपोर्टेड बाय द फ्रेम BCD। क्वेश्चन है, अ 600 न्यूटन सिलेंडर इज सपोर्टेड बाय अ फ्रेम BCD। एक फ्रेम है BCD, उससे सपोर्टेड है, एज शोन इन फिगर। द फ्रेम इज हिंज एट D। द फ्रेम इज हिंज एट D। फुल स्टॉप। कह रहा है कि डिटरमाइन करिए डिटरमाइन द रिएक्शन एट A, B, C एंड D। क्या कह रहा है कि determine the reaction at A, B, C and D। सारी जगहों पे आपकी रिएक्शन निकालनी है, ये आपसे क्वेश्चन कहा गया है। डायग्राम क्या दिया है, मैं बना रहा हूँ एक बार डायग्राम। थोड़ा इधर बना देते हैं ताकि जगह बनेगा सॉल्व करने की। ये आपका सिलेंडर है जो रखा हुआ है, दिस इज क्या दिया है, BCD, BC एंड D। BCD, this is your A point। फ्रेम की डेप्थ कितनी है, दिस इज 600 mm, दिस इज 300 mm। diameter of this cylinder which is 150 mm। सॉरी, रेडियस ऑफ दिस इज 150। ये आपको दिया गया है, और कह रहा है कि A, B, C, D सबकी रिएक्शन निकालनी, मतलब A, B, C और इस यहाँ पर D जो रिएक्शन लग रही है, ये सारी रिएक्शन निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो बॉल दिया है, सॉरी ये जो सिलेंडर दिया है, इस सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। जब इस सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे तो कई सारी रिएक्शन हमारी सॉल्व हो जाएंगी, जैसे कि A, B, C, D की रिएक्शन तब सॉल्व होगी जब हम फ्रेम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सो सॉल्व करते हैं सीधे।
फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की बात करूं तो दिस इज योर सिलेंडर, ठीक है। अब ये सिलेंडर इस फ्रेम के ऊपर इधर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो ये फ्रेम इस सिलेंडर के ऊपर एक रिएक्शन डेवलप करेगा और वो रिएक्शन क्या होगी, दैट इज आरसी। मैं आरसी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक रिएक्शन डेवलप करेगा दैट इज, जो पास कहाँ से होगी, आरसी से, ठीक है। मीन्स पॉइंट ओ से पास होगी, ये मैं सेंटर पॉइंट ओ मान लेता हूँ, ओ से पास होगी, दैट इज योर सेंटर पॉइंट ओ। दूसरी में बात करूँ, इस सिलेंडर का अपना वेट है, जो कि वेट कितना दिया है 600 न्यूटन, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड ऑलवेज एक्टिंग विच इज 600 न्यूटन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो सिलेंडर है ये फ्रेम पे रेस्ट पोजीशन पे मीन्स इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर अपने वेट के इक्वल एक फोर्स लगा रहा होगा डाउनवर्ड, तो ये जो फ्रेम है पॉइंट बी से वर्टिकली अपवर्ड इस सिलेंडर के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा, जो कि यहाँ से लगेगा और ऊपर तक जाएगा, दैट इज आर बी। अगर यहाँ पर बनाना चाहूँ तो दैट इज योर आर बी, एक रिएक्शन फोर्स लगेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सिलेंडर ए से भी टच में है और ए पे भी कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से ए की तरफ से सिलेंडर पर एक रिएक्शन लगेगी, दैट इज योर आर ए। तो ये हो गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सिलेंडर। तो डायग्राम बन गया, तो साथ साथ कुछ सॉल्व भी कर लेते हैं। तो आपको देखिए वर्टिकल कंपोनेंट पहले देख लेते हैं, तो समीशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट मस्ट बी 0, दैट इज आर बी अपवर्ड पॉजिटिव, तो 600 दैट विल बी नेगेटिव। तो आर बी की जो वैल्यू होगी वो आपकी 600 न्यूटन की ही बराबर हो जाएगी। एक तो आपका सॉल्व हो गया बी। दूसरा देखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मस्ट बी 0, तो आर ए माइनस आर सी इक्वल 0, तो आर ए बराबर क्या हो जाएगा, आर सी, ठीक है। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं चाहूं तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फ्रेम बनाता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फ्रेम फॉर मेकिंग दिस इक्विलिब्रियम सिस्टम। इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम बनाने के लिए, ठीक है, तो इस बॉडी को स्टेबल में रखने के लिए इसके ऊपर या डी के ऊपर जो रिएक्शन फोर्स जनरेट हो रही है, वो रिएक्शन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन हमेशा कंकरेंट होना चाहिए। मीन्स जहाँ से बाकी फोर्स गुजर रहे हैं वहीं से उस फोर्स को भी गुजरना पड़ेगा, अगर आप इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। मीन्स आई वांट टू से दैट कि अगर मैं ये फ्रेम बना रहा हूँ, that is your B, C, A and this is your D, D। तो आपको दिख रहा होगा कि पॉइंट O यहाँ पर था, इस फ्रेम के ऊपर सिलेंडर ने एक रिएक्शन लगाई थी RC, सॉरी फ्रेम के द्वारा सिलेंडर पे रिएक्शन RC लगा था उधर, तो सिलेंडर के द्वारा फ्रेम के ऊपर भी तो एक रिएक्शन लगेगा, दैट इज आरसी, और वो किधर लगेगा, इधर साइड लगेगा। इसी तरह इस फ्रेम ने सिलेंडर के ऊपर एक रिएक्शन लगाया था आर ए, किधर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो सिलेंडर के द्वारा फ्रेम के ऊपर किधर डायरेक्शन में लगेगा, दिस इज आर ए, राइट साइड में, ठीक है। इसी तरह देखो, ये फ्रेम इस सिलेंडर के ऊपर एक रिएक्शन लगाया था, डेट इज आर बी, और वो किधर था, वर्टिकली अपवर्ड। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये सिलेंडर इस फ्रेम के ऊपर किधर डायरेक्शन लगा रहा है, किस डायरेक्शन में रिएक्शन लगा रहा है, दैट इज आर बी। और ये सिलेंडर इस फ्रेम के ऊपर पॉइंट डी पर किस डायरेक्शन में रिएक्शन लगा रहा है, तो दैट इज आर डी। और
for balancing of this equation or for balancing or for making equilibrium of this system, reaction of RD must passes point O. ठीक है, जब तक अगर ये O से पास नहीं करेगा तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही है। ठीक है, तो यहाँ से बाकी की चीज़ें आपकी सॉल्व आउट हो जाएंगी। ये आपकी 150 है, ये 600, तो ये कितना बचेगा आपका, दैट इज 450। तो यहाँ से और ये आपको पता चल गया, दिस इज 150। तो ये एंगल आप निकाल सकते हैं अल्फा। क्या होगा देखिए, tan अल्फा इक्वल्स टू 450/150। तो tan अल्फा इक्वल्स टू 3, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा बताएं आप सभी। अल्फा की वैल्यू आएगी विच इज 71.56 डिग्री। ये आपकी आ गई अल्फा की वैल्यू। ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई 71.56 डिग्री। ये आ गई अल्फा की वैल्यू। बस अब बचा क्या इसमें, सीधे सीधे इसको आप हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली में डिवाइड कर दो। तो समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स मस्ट बी 0, दैट इज RC माइनस RA माइनस RD cos 71.56 must be 0. Is it clear? Is it clear? एक मिनट, होल्ड। यहाँ आ रहे तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये सिस्टम ओपन है तो ये हिल जाएगा। तो इसके द्वारा इस पे रिएक्शन लगेगा, लेकिन इसके द्वारा इस पे रिएक्शन नहीं लगेगा, तो RA नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो RC माइनस RD cos 71.56 मस्ट बी 0। तो RC इक्वल्स टू RD cos 71.56 ये आ गया। अगर मैं वर्टिकली बात करता हूं तो वर्टिकल, तो RD साइन 71.56 बात करता हूं वर्टिकल। ये वाला रफ कर देते हैं अब हम, ये पोर्शन इसकी जरूरत नहीं है। क्या होगा, समीशन ऑफ वर्टिकल मस्ट बी 0, दैट इज RD साइन 71.56 बराबर RB। तो RD की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, RB की वैल्यू मैंने निकाल रखी है 60 बाई साइन 71.56। तो RD की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। क्या आ गया RD की वैल्यू, दैट इज 632.45 न्यूटन। यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, RD की वैल्यू। RD की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, RC इक्वल्स टू 632.45, दैट इज cos 71.56। तो RC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करिए RC की वैल्यू, तो विच इज 200 न्यूटन। और अगर RC की वैल्यू ये है तो यहाँ पर RA की वैल्यू भी क्या होगी, 200 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपके आंसर आ गए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि किसी फ्रेम के अंदर कोई सिलेंडर या किसी फ्रेम के अंदर 2 सिलेंडर या बॉल रख दिए गए हैं, तो उनके रिएक्शंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लगाइएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, एक बार समझिएगा। ठीक, नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं तो नए चैप्टर के साथ। वो चैप्टर होगा आपका फ्रिक्शन। ठीक है, चलते हैं फिर, जय हिंद।